चलिए, तो आज हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स आपके फाइनल एग्जाम सोशल स्टडीज क्लास 10th के सीबीएसई के लिए। अभी हम आपसे 2 दिन की स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर आपको अपने प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाना है और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स से, क्योंकि आपको पता है कि टोटल सोशल को आपके 4 सेक्शन से बांटा गया है। पहला आपका है इकोनॉमिक्स, दूसरा आपका हिस्ट्री, थर्ड इज ज्योग्राफी एंड लास्ट इज पॉलिटिकल साइंस आपको। और हर सेक्शन हर सब्जेक्ट आपको 20 मार्क्स का करता है, आपको कैरी आपका करता है। तो बात करते हैं आपको इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर कितने हैं, सबसे पहला बात है आपका चैप्टर्स कितने हैं। तो पहला आपका डेवलपमेंट है, दूसरा आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, थर्ड इज मनी एंड क्रेडिट एंड फोर्थ इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो बात करते हैं आपको सबसे पहले डेवलपमेंट की। तो उसमें कौन से क्वेश्चंस हम कवर अप करेंगे। तो देखो बच्चों, डेवलपमेंट में जो क्वेश्चंस आप कवर अप करने वाले हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा गया है कि डिफरेंट पीपल का डेवलपमेंटल गोल भी आपका डिफरेंट होता है। जैसे एक रिक्शा पुलर का डेवलपमेंटल गोल ये होगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स आपको हर दिन मिले, और एक स्टूडेंट का डेवलपमेंटल गोल होगा कि उसके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए, क्लास में उसका परफॉर्मेंस आपका बढ़िया हो जाए। अगला हो सकता है क्वेश्चन आपका कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल, एग्जामिन द स्टेटमेंट। कि डेवलपमेंट के लिए लोग सिर्फ मिक्स ऑफ गोल्स की तरफ नजर देते हैं। मिक्स ऑफ गोल्स कहने का मतलब क्या, कि सिर्फ फैक्टर इनकम, मनी, मटेरियल इनकम, मटेरियल गुड्स को हम कंसीडर नहीं कर सकते सिर्फ मनी को। इसके अलावा भी नॉन मटेरियल गुड्स को कंसीडर आपको करना पड़ता है। जैसे आपको फ्रीडम हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट हुआ, डिग्निटी हुआ, इन सारी चीजों को हम लोग को कंसीडर आपको करना पड़ता है। फिर आगे बात करते हैं क्या आपका कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में बात करेंगे आपको क्या कि कंट्री को कंपेयर करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का डेटा रिलीज करती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट आपको बनाया जाता है उसको वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं, और जो बेसिकली आपको यूएनडीपी के द्वारा बनाया जाता है उसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट करते हैं। दोनों के बीच आपको डिफरेंशिएट पूछेगा। आपको पता ही है कि वर्ल्ड बैंक में पर कैपिटा इनकम को मेजर मानते हैं, और आपको यूएनडीपी के रिपोर्ट में आपको वेरियस इंडिकेटर्स है, जैसे पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, एक्सेट्रा आपका। तो दोनों में बढ़िया कौन है, कंपेयर आप करके आप उसको दिखा देंगे। फिर बीएमआई निकालने का फॉर्मूला, बीएमआई क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, डिवाइड द वेट इन केजी बाय हाइट और स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर आपका, कि आपका हाइट का जो भी है उसको मीटर में निकाल लो और उसका स्क्वायर करके या बेसिकली क्या करो, वेट को उससे आप केजी में, वेट केजी में रहे और उससे आपको डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन आपका रहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में हर बार प्रीवियस ईयर पेपर में आपके रहे हैं, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन है, तो इसको आप कवर अप कर सकते हैं। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो तीनों सेक्टर्स का पहले डिफाइन आप याद कर लो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या होता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हाई देयर इज राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। एनसीईआरटी में प्रॉपर 4 पॉइंट आपको दिया हुआ है, चारों पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिख दीजिएगा तो आपको कंप्लीट स्कोर मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई देयर इज अ राइज इन द डिमांड ऑफ टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, क्या डिमांड क्यों बढ़ा टर्शियरी सेक्टर का, एनसीईआरटी में 4 पॉइंट्स आप उसको कवर अप कर देंगे। फिर फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, या ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आपको क्या होता है। वो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपको आएगा कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड में आपका क्या डिफरेंस है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को और ज्यादा क्रिएट आपको कैसे किया जाए इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, उसके अलावा आपको क्वेश्चन इसमें क्या रहते हैं आपका बेसिकली कि फाइनल गुड को लेते हैं नेशनल इनकम में कि इंटरमीडिएट गुड को लेते हैं। तो आपको पता है कि फाइनल गुड को लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला, मनी क्रेडिट से क्या क्वेश्चंस आपका आ सकता है। तो मनी क्रेडिट बेसिकली क्या है आपका। तो मनी क्रेडिट में सबसे पहले आपसे पूछ सकता है क्या कि चेक के बारे में, कोलैटरल क्या है, जो एग्जैक्ट डिफिनीशंस होते हैं आपके। या क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा व्हाई मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या व्हाट इज फिएट मनी आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे आपका पूछ देगा। उसके अलावा आगे आपसे बात करते हैं हम आपका क्या कि डिस्कस द लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक, कि बैंक के आपके लोन एक्टिविटीज आपके क्या होते हैं। आपको पता है ना कि बैंक आपका क्या करती है, डिपॉजिट्स को आपके बैंक एक्सेप्ट करती है, और उन्हीं डिपॉजिट्स का यूज करके बैंक क्या करती है, आपको लोन देने का काम आपको करती है। तो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट की और लोन देने का आपको काम करती है।
डिपॉजिट्स पे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है और लोन देने पे ज्यादा करती है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही आपका क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक आपका। तो ये आपका क्लियर हुआ यहाँ पे कि आपका लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक क्या है। उसके बाद लोन का भी आपका दो सोर्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों के बीच डिफरेंशिएट पूछता है कि किन किन पैरामीटर्स पे दोनों सोर्सेज एक दूसरे से आपके डिफरेंट हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये पूछता है कि आखिर सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है। एग्जाम में सैंपल पेपर जो बोर्ड का रिलीज हुआ है अभी रिसेंट वाला, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप कंप्लीट आप पॉइंट वाइज पढ़ेंगे कि 15 से 20 मेंबर का ग्रुप होता है, जिसमें पार्टिकुलरली आपकी विमेन होती है। वो हर मेंबर अपना सेविंग करता है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, और यही ग्रुप अगर सेविंग में रेगुलर है तो ये लोन के लिए एलिजिबल हो जाता है आपको बैंक से आपको लोन लेने के लिए। उसके अलावा ये ग्रुप आपको लोन क्यों लेता है, तो बेसिकली अपने डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने मॉर्टगेज लैंड को रिलीज करने के लिए आपको लोन लेने का काम आपका करता है। क्लियर है। लास्ट चैप्टर आपका ग्लोबलाइजेशन से ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं है। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, क्या होता है, एंड डिस्कस द फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। जिसमें आपका दो पार्ट लिखना है, एक टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना है और एक आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के बारे में आप लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन वाला एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी रेफरेंस का है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कि दिल्ली, बेसिकली चाइना की न्यूज़पेपर एजेंसी दिल्ली में कोई अपना आर्टिकल प्रिंट करवा रही है और वो चीजें आपको चाइना तक पहुंच पा रही है, इंडिया तक पहुंच पा रही है, तो कैसे इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपका रोल है उसके बारे में आपको लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर यह है कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उनको रिमूव करना बिजनेस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, वो आपका लिबरलाइजेशन के नाम से आपको जाना जाता है आपका। क्लियर है इतना बात। अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आपका पार्ट, पॉलिटिकल साइंस में। तो पावर शेयरिंग की अगर बात करते हैं, पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म है, जेंडर रिलीजन, कास्ट है, पॉलिटिकल पार्टी है, आउटकम्स है। तो आप पहले पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म को इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ लें, पार्ट बाय पार्ट बना लें। पावर शेयरिंग फेडरलिज्म पढ़ लें, तो पावर शेयरिंग में बेल्जियम श्रीलंका का कहानी पढ़े, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिवीजन ऑफ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़े आपका। ठीक है, उसके बाद पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, बात खत्म, इतना ही पढ़ना है आपको। फेडरलिज्म में आप फेडरलिज्म का फीचर पढ़ो, आप कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर पढ़ लो, आप तीनों इस लिस्ट का एग्जांपल्स याद कर लो, सेंटर स्टेट और कंकरेंट का, एमसीक्यू में आपसे पूछेगा। उसके अलावा फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है, तो लिंग्विस्टिक स्टेट, सेंटर स्टेट रिलेशन, लैंग्वेज पॉलिसी को आप याद करो, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोविजन आपका जो 1992 में आपका आया है, उसके प्रोविजंस को आप अच्छे से याद करो। जिसका आपका दो टाइप बेसिकली है आपका, एक लोकल गवर्नमेंट है, दो टाइप, एक अर्बन और एक आपका रूरल। तो अर्बन को हम लोग क्या कहते हैं आपका, अर्बन को कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और रूरल को कहते हैं आपका क्या, पंचायती राज सिस्टम आपका। ठीक है, तो उसको आप कवर अप कर लो। बात करते हैं जेंडर रिलीजन कास्ट में आते हैं, तो जेंडर रिलीजन कास्ट में आपसे क्या पूछ सकता है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, आज भी विमेन डिस्क्रिमिनेशन क्यों फेस कर रही है, क्या क्या रीजंस हैं, हमारा भारत सेकुलर कंट्री क्यों है। ठीक है, कास्ट और कास्ट, हाउ कास्ट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड आपका, कि कास्ट में पॉलिटिक्स का और पॉलिटिक्स में कास्ट का आपका क्या रोल है। बस इन सारे पे क्वेश्चंस आपके आता है। एक और क्वेश्चन आता है कम्युनलिज्म का, कि कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स में क्या रोल है। आपको पता है ना कम्युनलिज्म क्या है, कि जब आप अपने धर्म को दूसरे धर्म से सुपीरियर दिखाने का काम करते हैं, दैट टर्मिनोलॉजी, दैट थॉट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, आपका कम्युनलिज्म आपका। और यही कम्युनलिज्म अगर अगली फॉर्म ले लेता है तो आपका राइट्स, मैसाकेयर, आपका क्लासेस होना शुरू हो जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी आओगे, पॉलिटिकल पार्टी का पहले फंक्शंस याद करो, पार्टी सिस्टम याद करो तुम लोग। पार्टी सिस्टम याद करने के बाद क्या करो तुम लोग, आप अब पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली आपको नेशनल और स्टेट पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज होती है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, बीबीआई है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज होती है, आप उसको पढ़ो। और प्लीज एनसीईआरटी से ही पढ़ना, क्योंकि हर बुक में अलग अलग बातें लिखी हुई, तो आप उसको पढ़ना। कोई पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडेशन डेट आपसे पूछेगा और उसका आइडियोलॉजी, जैसे बीजेपी का आइडियोलॉजी क्या है आपका, स्पिरिचुअलिज्म है आपका, हिंदुत्व का है। ठीक है, कल्चरल नेशनलिज्म है आपका आइडियोलॉजी आपका बीजेपी का, आप उस पर फोकस करो। बीएसपी के फाउंडर कांसी राम है, कांग्रेस आपका 1885 में आपका बना है, आप इनको कवर अप करो। उसके अलावा दो क्वेश्चंस और हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के सामने चैलेंजेस क्या क्या है, तो डिफेक्शन वाला है, मनी एंड मसल पावर वाला है, आपका हेरिडिटरी है आपका पॉलिटिक्स, और दूसरा क्या क्या आपके इससे हम लोग कैसे इसको उबर सकते हैं, तो डिफेक्शन लॉ को कैसे आप कंप्लीट करेंगे, क्या क्या कैसे प्रॉब्लम्स ठीक किया जा सकता आपका है। आउटकम्स की बात करेंगे तो आउटकम से बेसिकली आप सारे पहले अकाउंटेबल,
रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट कैसे होता है, इकोनॉमिक आउटकम्स के बारे में आप इससे डिस्कस करेंगे। तो आप अगर मान लो अभी बेसिक तैयारी अभी आप नहीं किए तो सारे चैप्टर्स को कवर अप करने की जरूरत नहीं है। आप उन्हीं चैप्टर्स को करो जिन पे आपका प्रॉपर आपका रिवीजन हो गया हो, प्रॉपर आप कंठस्थ हो उस चीज में, आपको प्रॉपर दिमाग आपको उसमें काम कर रहा हो। तो आप पावर शेयरिंग देख लो, फेडरलिज्म देख लो, पॉलिटिकल पार्टी देख लो, 3 चैप्टर तो खासकर देख के जाओ, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे एग्जाम में रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी से बोर्ड में भी 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है सेक्शन डी में आपका। अब बात करते हैं ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में 3 सबसे मेन चैप्टर है, मिनरल्स, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर में सारे फार्मिंग्स को देख लो, राइस को, वीट को, सुगर केन को, पल्सेज को, रबर को, कॉटन को, सारे का ज्योग्राफिकल कंडीशंस याद करके जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे। कॉमर्शियल फार्मिंग और सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या डिफरेंस है ये पढ़ो। मिनरल्स में क्या पढ़ोगे, जितने भी आपके फेरस मिनरल है और नॉन फेरिक मिनरल है उन सब के बारे में पढ़ो आप। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ लो, बात खत्म हो जाएगा आपको, उससे ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या पढ़ोगे आप लोग, इंडस्ट्री जो बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है कहां पे उनका लोकेशंस है उसके बारे में आप अच्छे से डिस्कस करो, आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को आपको पढ़ो। फिर बचा आपका बात रिसोर्सेज का, उसमें सॉइल्स के टाइप को पढ़ो, सॉइल इरोजन को पढ़ो, कैसे डिग्रेड होता है, कंजर्वेशन होता है उसके बारे में पढ़ो, क्योंकि आपको टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज तो पढ़ना है नहीं, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज से आपके मैप बेसिकली आएंगे, डैम्स के बारे में पढ़ लेना है, डैम्स को मैप पे प्रैक्टिस करना है आपको। और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में प्रोजेक्ट टाइगर, ये सबको कवर अप करना है आपको। आपके जो अलग अलग टाइप्स ऑफ जो फॉरेस्ट आपके डिप्लेट हो रहे हैं स्पीसीज के बारे में, एक्सटिंक्ट हो गया, इंडेंजर्ड हो गया, एपिडेमिक हो गया, उसके बारे में पढ़ो। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले आप मेन 3 चैप्टर पढ़ो, मिनरल, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, और रिसोर्सेज में सॉइल के सारे टाइप्स और इरोजन को पढ़कर जाओ आप, ठीक है। फिर बात करते हैं किसके बारे में हम लोग, आपको हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है 2 चैप्टर बाबू आपका, एक यूरोप वाला और एक आपका इंडिया वाला, ठीक है। यूरोप का क्या पढ़ोगे, यूरोप में तुम यूनिफिकेशन बहुत साल से बोर्ड नहीं पूछ रहा, हो सकता है यूनिफिकेशन का क्वेश्चन आ जाए, जर्मन, इटली और ब्रिटेन का आपका, वो पढ़ लो। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल पढ़ लो, या हाउ ग्रीस रिकॉग्नाइज एन इंडिपेंडेंट नेशन वाला क्वेश्चन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ो, नेपोलियनिक कोड पढ़ लो, ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 पढ़ो, नेपोलियनिक कोड देख लो, ठीक है। या व्हाट वर द वेरियस आइडियाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच सिटीजन, उसको आप कवर अप कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए हिस्ट्री में ये वाला क्वेश्चन। उसके अलावा रोमांटिसिज्म क्या होता है, या तो लिबरल नेशनलिज्म का अलग अलग स्फीयर्स में क्या मतलब है, पॉलिटिकली, मिडिल क्लास के लिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिकली क्या मतलब है वो पढ़ो। जॉलवेरिन सबसे इंपॉर्टेंट, कस्टम यूनियन है 1834 में बना है, किसके इनिशिएटिव में, पर्सिया, जो क्या किया था, नंबर ऑफ करेंसीज को 30 से लाकर घटाकर 2 पे आपको ले आया था। आप जॉलवेरिन पढ़ लो। बाल्कन रीजन तो पढ़कर ही जाना कि बाल्कन रीजन इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का कैसे इतना बड़ा आपका रीजन बन गया। इंडिया के बारे में बात करते हो, अब इंडिया के बारे में क्या बात करेंगे आपसे हम, इंडिया के बारे में बात करेंगे आपका सॉल्ट मार्च, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिटीज में कैसे स्प्रेड आउट हुआ आपका, उसके अलावा गांव में कैसे हुआ, तो अवध का कहानी, आपको असम के प्लांटेशन वर्कर का कहानी, गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश का कहानी, ठीक है। उसके अलावा स्वराज का सत्याग्रह का डिफिनीशन पढ़ो, जलियांवाला बाग इंसिडेंट आपको पढ़ लो, वो इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है तीसरा आपका आएगा सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट, सॉल्ट मार्च पढ़ना होगा आपको, सॉल्ट मार्च का रीजन क्या था होने का वो पढ़ लीजिए आप, ठीक है। अब सॉल्ट मार्च के बाद उसका लिमिटेशंस क्या आया आपका, गांधीपुर पैक्ट हुआ उसके बारे में पढ़ लेना है। लिमिटेशंस में आपको अनटचेबल्स के बारे में, अंबेडकर जी की वजह से जो आपका पूना पैक्ट हुआ सितंबर 1932 का, उसको पढ़ना है। विमेन का क्या रोल था सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में, उसको आपको पढ़ लेना है। उसके अलावा बिजनेस क्लासेस, पुअर पीजेंट्स, रिच पीजेंट, इनके लिए स्वराज का क्या मतलब था ये पढ़ो। मुस्लिम और हिंदू में जो क्लास हुआ आपका, इन क्लास के पीछे क्या राजनीति थी आप इसको देख लो। और लास्ट में आपको जो आपका क्या कहते हैं, आपका जो नेशनलिज्म का जो लास्ट टॉपिक आपका है कल्चर वाला, उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, भारत माता के इमेज के बारे में पढ़ लो। उसी तरह नेशनलिज्म इन यूरोप में मैडियनी और जर्मेनिया के बारे में पढ़ना है, फीमेल एलिगेडी, और भारत में भारत माता के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग आपका, कि नेशनल फ्लैग का कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, कि बंगाल सेशन में कैसा फ्लैग बना
और आपको गांधी जी ने क्या आपका स्वराज का आपका फ्लैग बनाया, स्वदेशी फ्लैग, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में आपको क्या पढ़ना है, स्पेनिश ने कैसे अमेरिका में आपको क्या किया था, आपको अपने स्मॉल पॉक्स के जर्म्स को भेजकर जो तबाही मचाई थी उसके बारे में पढ़ो, बार बार क्वेश्चन आता है। और अगर आपके पास समय नहीं है तो प्रिंट कल्चर को आप स्किप कर सकते हो अगर समय आपके पास नहीं है, लेकिन आप यूरोप और इंडिया को कवर अप करके जाओ। ठीक है, लिखने का तरीका, सारे आंसर्स को पॉइंट वाइज करो, एक भी कट कॉपी पे मत करने देना। ठीक है, ब्लैक पेन अगर बोर्ड बोलता है प्रोहिबिटेड है, कोई बात नहीं है, हम ब्लू पेन से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे, मार्जिन आपको दोनों साइड देना है। बस इतना बात याद रखना कि बाबू ओवर राइटिंग अवॉइड करना और फालतू बातें, एक्यूरेट बातें ही लिखना, कोई बात मत बनाना। सोशल में मार्क्स स्कोर करना काफी इजी है, बस आपको दिमाग में कहानी होनी चाहिए। आप कहानी को अपने वर्ड्स में भी लिखोगे ना एग्जाम में तो नंबर आपका कटने वाला आपका नहीं है, नंबर आप अच्छे से सिक्योर करोगे, उसमें कोई आपका दिक्कत नहीं होने वाला है। बस एग्जाम देते टाइम फोकस रहो पेपर पे। आप सारे क्वेश्चंस को पढ़े हुए हो, सारे क्वेश्चंस को पढ़ने के बावजूद भी आपका जो है अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज कंसंट्रेट करें उस टॉपिक्स में, और जो जो टॉपिक्स में डाउट है उसको क्लियर करें, और जो चैप्टर्स बताएं उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें, एमसीक्यू को सॉल्व करें और मैथ के क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री से 2 नंबर, ज्योग्राफी से 3 नंबर। ज्योग्राफी से आप एयरपोर्ट वाला मैप देख लीजिए, आप डैम्स वाला देख लीजिए, उसके अलावा आपका जो है डैम्स वाला एयरपोर्ट देखिएगा तो 1 नंबर तो निश्चित आपका आ जाएगा। हिस्ट्री से आपको 2 नंबर कैसे आएगा, तो कल कांग्रेस का जितना सेशन हुआ है वो याद कर लो, गांधी जी का सत्याग्रह मूवमेंट जहां जहां हुआ है वो याद कर लो, जलियांवाला बाग आपका अमृतसर शहर में हुआ है और चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में हुआ है, बस आप उसको याद कर लो। इतना आप याद कर लोगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप 80 में से अप्रॉक्स 65 प्लस मार्क्स स्कोर करोगे और आप अच्छे नंबर से एग्जाम आप क्वालिफाई करोगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।